चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्योग्राफी विद रहमान सर की क्लास में। और आज हम पढ़ने जाएंगे विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। देखिए, नदियाँ हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मानव जब पृथ्वी पर आया तो सबसे पहले उसने अपना रहन सहन जो गुजारा बसर किया वो नदियों के किनारे ही किया। प्राचीन सभ्यताओं के हमारे उदाहरण मिलते हैं जहाँ सबसे पहले मानव की बसावट हुई वो नदियों के किनारे हुई। इसके उदाहरण हमने अब तक पढ़ते आए हैं हम, चाहे वो हमारे भारत के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता हो, इराक के आसपास दजला फरात वाली जो मेसोपोटामिया सभ्यता हो, या नील नदी की सभ्यता हो जो मिस्र में पनपी थी। ये सभी सभ्यताएं जो प्राचीन थी ये सभी किसी न किसी नदी के किनारे पनपी थी और आज भी हमारे जीवन में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी हम देख ले तो भारत में देख लीजिए आप, सिंधु गंगा नदी की घाटी में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जनसंख्या की भरमार है। तो आज हम विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है, कितनी लंबी है और कौन सी नदी को किस नाम से उपनाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप से हम शुरुआत करेंगे। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह है सबसे लंबी नदी एशिया की यांगसी नदी। इसको कहा जाता है यांगसी नदी। इसका दूसरा नाम यांगटीसी क्यांग नदी भी है और इस नदी की लंबाई लगभग 6380 किलोमीटर मानी गई है। और इस नदी को यांगसी नदी, यांगटीसी क्यांग नदी, यांगटीसी क्यांग नदी या चांग झियांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये नदी है विश्व की सबसे लंबी तीसरी नदी है ये। अगर विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और एशिया के संदर्भ में बात की जाए तो एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो तिब्बत के पठार के यहाँ से निकल करके दक्षिणी पूर्व में बहती हुई पूर्व की ओर जाकर पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। इसके बाद दूसरी मुख्य नदी की बात की जाए, दूसरी मुख्य नदी जो है हांगहो नदी है। हांगहो नदी चीन की सभ्यता की प्रतीक मानी जाती है। सर्वाधिक सघन बसाव इस उत्तरी चीन में पाया जाता है जो हांगहो नदी की घाटी है। हांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। इसी नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। यह नदी बाढ़ के समय अत्यधिक उग्र रूप में आ जाती है, इस वजह से भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। इस वजह से इसको जो है चीन का शोक कहा जाता है। इस नदी की लंबाई हांगहो नदी इस नदी की कुल लंबाई 4667 किलोमीटर मानी गई है। इस नदी को पीली नदी, चीन का शोक भी कहा जाता है। ये दो उपनाम है इस नदी के, हांगहो नदी के। ये कहाँ से निकलती है? ये नदी निकलती है तिब्बत या चीन में मान लीजिए कुनलुन पर्वत श्रेणी से निकल करके ये थोड़ी दक्षिण पूर्व की तरफ बहेगी, फिर उत्तर पूर्व की तरफ बह करके कहाँ गिर जाएगी? ये गिर जाएगी पीला सागर में। इस नदी को पीली नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ आपको मालूम है कौन सा मैदान पाया जाता है? यहाँ लोयस का मैदान पाया जाता है। लोयस पीली मिट्टी होती है। पीली मिट्टी जो उड़ करके इस नदी पे छा जाती है, जिस वजह से ये नदी जो है पीली नज़र आती है। इस वजह से इस नदी का नाम पीली नदी रखा गया है। और नदियों की बात की जाए तो मेकांग नदी एक इम्पोर्टेंट नदी है। मेकांग नदी दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा कही जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की डेन्यूब भी इस नदी को कहा जाता है। मेकांग नदी जो है, मेकांग नदी ये तिब्बत में से निकलती है। तिब्बत में से निकल करके ये तिब्बत का पठार है, यहाँ से निकलती है ये नदी। और यहाँ से निकलने के बाद ये नदी चीन, सबसे पहले चीन के बाद ये नदी जाएगी म्यांमार में। म्यांमार के बाद ये नदी जाएगी लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। इन सभी देशों में ये नदी बहती हुई कहाँ गिर जाएगी? दक्षिणी चीन सागर में। इन सभी देशों में ये नदी बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। आर्थिक रूप से
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है दक्षिण पूर्वी एशिया की यह नदी। 4-5 देश है, कौन कौन से देखिए, चीन जहाँ से निकलती है तिब्बत से, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। कई बार इसके मामले में प्रश्न पूछा गया है कि मेकांग नदी इनमें से किस देश में नहीं बहती। ऑप्शन दिया जाता है आपको, मलेशिया ऑप्शन दिया जाता है, वियतनाम ऑप्शन दिया जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन इसमें नहीं होंगे। इसके बाद बात कर ली जाए इरावदी नदी की। इरावदी नदी जो है इसको म्यांमार की प्रमुख नदी है और म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसको, इरावदी नदी को। इरावदी नदी दो मुख्य नदियां हैं, माई और माली। माई और माली दो नदियों के मेल से इरावदी नदी बनती है। इरावदी नदी में एक नदी और मिलती है, चिंदविन नदी। चिंदविन नदी और इरावदी नदी दोनों दक्षिण की तरफ बह करके अंडमान सागर में मिल जाती है। तो पहले हमने देख ली कौन सी, यांगसी नदी देख ली, उसके बाद हमने हांगहो नदी देख ली, फिर उसके बाद मेकांग देख ली और उसके बाद इरावदी देख ली। इरावदी चीन की म्यांमार की प्रमुख नदी है। इसके बाद एक और नदी यहाँ पर बहती है जिसका नाम है साल्विन नदी। साल्विन नदी जो है, साल्विन नदी तिब्बत से ही निकलती है। ये भी तिब्बत से चीन के यूनान प्रांत में बहती हुई कहाँ चली जाती है, म्यांमार और थाईलैंड के मध्य सीमा बनाती हुई मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है। मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है। ये कुछ दक्षिणी पूर्वी एशिया की नदियाँ थी। इसके बाद हम भारत और भारत के आसपास वाली नदियों को देखते हैं, तो इसके बारे में हम जब भारत का पढ़ेंगे तो विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। पहले देख लेते हैं तिब्बत कैलाश मानसरोवर झील से दो नदियाँ निकलती है। एक नदी इधर की तरफ निकलती है जिसको यारलंग शांगपो के नाम से जाना जाता है, भारत में आता है उसका नाम ब्रह्मपुत्र कर दिया जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। एक नदी उत्तर पश्चिम की दिशा में बहती हुई दक्षिण की तरफ आ जाती है जो पाकिस्तान में बहती है, पाकिस्तान की मुख्य नदी है। उस नदी को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। 2900 किलोमीटर ये नदी है। इसके बाद एक नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, दो नदी अलकनंदा और भागीरथ, उनके संगम हरिद्वार पर जब होता है तो ये नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है जो भारत की मुख्य नदी भी है, 2550 किलोमीटर। आंकड़े देखिए, नदियों के आंकड़े आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकते हैं, इसलिए ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। लेकिन स्थिति जो है और उद्गम स्थान और जो है उसका मुहाना नदी का, वो जो है वही होगा जो है, वो आपको सभी किताबों में एक ही मिलेगा। देखिए, सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकल के अरब सागर में गिर जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये इधर की कुछ प्रमुख नदियां हैं। आमूर नदी देख लें हम। आमूर नदी भी जो है यहाँ उत्तर पश्चिमी चीन, उत्तरी पूर्वी चीन की प्रमुख नदी है जो ओखोटस्क सागर में गिर जाती है। ऊपर की तीन नदियाँ ये देख लीजिए आप, ये उत्तर मध्य एशिया से निकल करके आर्कटिक महासागर में गिर जाती है। इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, ये बर्फ़ में कभी कभी विलीन भी हो जाती है क्योंकि ये सारा साइबेरिया का जो क्षेत्र है ये बर्फीला इलाका है। ओब नदी, येनिसी नदी और लीना नदी, बस इतना सा याद रखना है हमको कि ये नदी कौन से महासागर में गिरती है, ये आर्कटिक महासागर में गिर जाती है। दो और इम्पोर्टेंट नदियों की बात कर लें तो आमू दरिया और सर दरिया मध्य एशिया में बहने वाली दो प्रमुख नदियाँ हैं। ये दोनों नदियाँ जो है, इनमें से सर दरिया जो ऊपर वाली जो नदी है, सर दरिया ये नदी निकलती है निकोलस श्रेणी से जो पामीर की गांठ में है। पामीर के पठार पे कौन सी नदी है, कौन सी श्रेणी, निकोलस श्रेणी। निकोलस श्रेणी से नदी निकल करके ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में बहती हुई अरल सागर में जाकर मिल जाती है। आमू दरिया की बात की जाए, आमू दरिया त्यानशान पर्वत श्रेणी से निकलती है। वहीं से त्यानशान पर्वत श्रेणी से निकल करके ये भी ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान यहाँ बहती हुई कहाँ पे मिल जाती है, ये अरल सागर में विलीन हो जाती है। तो ये कुछ नदियाँ थी। इसके बाद देख लिया जाए तो दो नदियाँ और हैं इम्पोर्टेंट, दजला और फरात। इसमें से फरात नदी जो है,
फरात नदी बड़ी है इन दोनों में से। फरात नदी कहाँ से निकलती है? तुर्की की जो आर्मेनिया का पठार है, आर्मेनिया के पठार से निकलती है। आर्मेनिया के पठार से निकल करके ये जब इराक के बसरा शहर में आती है तो यहाँ पर इससे दजला नदी और मिल जाती है। दजला नदी इससे मिलती है और ये दजला और फरात दोनों नदियाँ मिल करके फिर कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में। फारस की खाड़ी में ये दोनों नदियाँ गिर जाती है। ये प्राचीन नदियाँ हैं और यहाँ की सभ्यता के लिए ये इम्पोर्टेंट नदी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। इराक की सभ्यता दजला और फरात नदियों के आसपास रहती है। ये कुछ नदियाँ थी जो एशिया की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। अब बात कर लेते हैं हम यूरोप महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण नदियों की। तो देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग नदी थी। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, जो ध्यान रखना केवल एक ही देश में बहती है और उस देश का नाम है रूस। जो यूरोपीय रूस है उस देश में ही बहती है। ये कहाँ से निकलती है? यहाँ वल्दाई पर्वतमाला है, वल्दाई पर्वत श्रेणी से निकल करके दक्षिण की ओर बह करके 3687 किलोमीटर के बाद कहाँ गिर जाती है? कैस्पियन सागर में। वल्दाई पर्वतमाला से निकलकर 3687 किलोमीटर दक्षिण में बहने के बाद ये कैस्पियन सागर में मिल जाती है। इसी के पास एक और नदी है डॉन नदी, जो भी रूस से ही निकल करके किस में गिर जाती है? कैस्पियन सागर में नहीं बल्कि काला सागर में ही गिर जाती है। डेन्यूब नदी की बात की जाए, डेन्यूब नदी यूरोप की एक इम्पोर्टेंट नदी है जो 2842 किलोमीटर लंबी है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों से निकलती है और ये काला सागर में गिरने से पहले जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया और रोमानिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, इन सभी देशों में बहती हुई, ये छोटे छोटे देश यहाँ पे पाए जाते हैं, इन सभी देशों में बहती हुई कहाँ गिर जाती है? काला सागर में विलीन हो जाती है। इस नदी को डेन्यूब नदी के नाम से जाना जाता है। और यूरोप की सबसे इम्पोर्टेंट नदी, जो यूरोप की अर्थव्यवस्था का आधार कही जाती है, यूरोप की रीढ़ की हड्डी कही जाती है और विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग का निर्माण करती है, उस नदी का नाम है राइन नदी। ये राइन नदी कहाँ से निकलती है? राइन नदी निकलती है जर्मनी और स्विट्जरलैंड के मध्य पर्वतों से निकल करके उत्तरी सागर में जाके विलीन हो जाती है। इस नदी की लंबाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आर्थिक दृष्टि से यूरोप की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। क्यों? क्योंकि यहाँ विश्व प्रसिद्ध कोयले की खानें पाई जाती है, जिससे इस नदी में कोयले का परिवहन किया जाता है। इस कारण इस नदी को कोयले की नदी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, राइन नदी, राइन नदी लिख देते हैं हम। ये राइन नदी, कोयला नदी भी कहते हैं इसको, कोल रिवर, कोयला नदी भी कहते हैं। यूरोप की या विश्व की भी कह सकते हैं सबसे व्यस्ततम नदी जलमार्ग है ये। और यूरोप की रीढ़ की हड्डी इसको कहते हैं, यूरोप की रीढ़ इसको कहते हैं। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच में एक कांस्टेंट झील है, कांस्टेंट झील है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी यहाँ से निकल करके कहाँ चली जाती है? उत्तरी सागर में। ठीक है, उत्तरी सागर ये आपका स्कैंडिनेविया और जो है इंग्लैंड के बीच में यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक नदी और है इम्पोर्टेंट, जिसको कहते हैं पो नदी, इटली में है। इटली की प्रसिद्ध नदी है पो नदी, एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। टेम्स नदी आप सभी जानते हो, लंदन जिसके किनारे बसा हुआ है टेम्स नदी। बाकी इसका कोई महत्व नहीं है। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ये एशिया और यूरोप महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी जिनके बारे में हमने देखा। अब इसके बाद बात की जाए
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की हम बात कर लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप नदियों के मामले में बहुत संपन्न महाद्वीप माना जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक नदियाँ जो निकलती है, इधर कौन सी पर्वत श्रेणी है आप सभी को मालूम है, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला से काफ़ी सारी नदियाँ निकलती हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी की बात की जाए तो नील नदी आएगी। विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो अमेजन नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकल करके कहाँ पर चल जाती है, बिल्कुल ये जो है भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के पास जा कर के एक बहुत बड़ा मुहाना बनाती है और ये विलीन हो जाती है अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में। इस नदी की कुल लंबाई 6296। आपको बता रहा हूँ मैं, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग आंकड़े मिलेंगे। मैंने जो ये आंकड़े दिए हैं ये लूसेंट किताब के आपको आंकड़े दिए हैं। ये नदी जो है कौन कौन से देशों में बहती है, इसके देशों को हम पता कर लेते हैं कौन कौन से देशों में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोलंबिया देश आपको मिलेगा, कोलंबिया। कोलंबिया के बाद आपको इक्वाडोर मिलेगा, इक्वाडोर के बाद आपको इसमें मिलेगा ब्राज़ील, और इसकी कुछ शाखा हैं बोलीविया में भी है, बोलीविया, पराग्वे और वेनेजुएला। इन सभी देशों में इसका प्रवाह और अपवाह क्षेत्र है। इस नदी की चौड़ाई अधिकतम 140 किलोमीटर है। कितनी है? 140 किलोमीटर। इस नदी की अधिकतम चौड़ाई 140 किलोमीटर है। इस नदी को सांपों की नदी भी कहा जाता है और ये नदी जो है बहुत बेहतरीन किस्म के बायोम का निर्माण करती है। जैव विविधता बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। इस नदी का नाम है अमेजन नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी। इसके बाद एक और नदी यहाँ पर पाई जाती है जिसका नाम है ओरेनिको नदी। ओरेनिको नदी ये कोलंबिया से स्टार्ट होकर के वेनेजुएला में बहती है। इस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 7979 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ओरेनिको नदी पर, यह बना हुआ है वेनेजुएला में, ओरेनिको नदी पर। ध्यान रखना है इसके लिए इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है ये वाली। इसके बाद पराना और पराग्वे दो इम्पोर्टेंट नदियाँ और है। पराना नदी जो है ब्राज़ील के पठार से निकलती है, पराग्वे नदी भी जो है पराग्वे से निकलती है, और ये दोनों नदी मिलकर के दक्षिणी जो है अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। ये दक्षिणी अमेरिका की इम्पोर्टेंट नदियाँ थी। इसके बाद बात की जाए अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुछ नदियाँ पाई जाती हैं जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट नदी मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ हैं। मिसिसिपी और मिसौरी दोनों मिलाकर के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ये दोनों मिलकर के 6240 किलोमीटर का मार्ग तय करती है, जिसमें मिसिसिपी सबसे लंबी नदी है और मिसौरी जो है अमेरिका यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी है, जबकि उत्तरी अमेरिका की ये दोनों नदियां मिलकर के लंबी नदी होती है। ठीक है। मिसिसिपी नदी का उद्गम देखा जाए तो मिसिसिपी का उद्गम होता है मिनेसोटा राज्य से। मिनेसोटा राज्य की एक इटास्का झील है, इटास्का झील से निकल करके ये नदी मिसौरी नदी में मिलती है और मिसौरी नदी दोनों मिलकर के मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लंबी नदी है। दूसरी उत्तरी अमेरिका की नदी की बात की जाए तो कोलंबिया नदी है। कोलंबिया नदी कहाँ से निकलती है? रॉकीज़ पर्वतों से निकलती है। रॉकीज़ पर्वतों से निकल करके कोलंबिया नदी प्रशांत महासागर में गिरती है, पश्चिम की तरफ बहती है। ये पश्चिम की तरफ बह करके किस में गिर जाती है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर से में गिरने से पहले इस नदी पर एक प्रसिद्ध बांध बनाया गया है जिसका नाम है ग्रांड कुली बांध। याद रखना है इसका नाम, नदी से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट बांध का नाम है ग्रांड कुली बांध, कोलंबिया नदी पर। कोलंबिया नदी कहाँ है? कनाडा में। ध्यान रखना है ये नदी कनाडा में। इसके बाद है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी भी रॉकीज़ पर्वतों के ढालों से निकलती है। रॉकीज़ पर्वतों के ढालों पे यहाँ पे एक पठार पाया जाता है, कोलोराडो का पठार।
कोलोराडो का पठार, इस पठार को ये काट कर, ये नदी इस पठार को काट कर विश्व प्रसिद्ध गार्ज या कैनियन का निर्माण करती है, जो बहुत बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा गार्ज या कैनियन जो है यही नदी बनाती है, कोलोराडो नदी। गार्ज या कैनियन किसको कहते हैं? जब नदी ऊपर से नीचे गिरती है तो जहाँ पर नीचे गिरती है वहाँ पर बहुत बड़ा विशाल गड्ढा बन जाता है, उसको गार्ज या कैनियन का नाम दिया जाता है। जब गार्ज छोटा होता है और कैनियन उसका विशाल रूप होता है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो कोलोराडो नदी जो है, कोलोराडो पठार पर जो है क्या बनाती है? विश्व प्रसिद्ध गार्ज का निर्माण करती है। विश्व प्रसिद्ध गार्ज का निर्माण करने के बाद इस नदी पर भी 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो हूवर बांध है, हूवर बांध, और एक दूसरे बांध का नाम है बोल्टर बांध। ये 2 बांध इस नदी पर बनाए गए हैं। किस नदी पर? कोलोराडो नदी पर। ये मुख्यतः किस के यूएसए की नदी है। सेंट लॉरेंस नदी की बात कर ली जाए। सेंट लॉरेंस नदी जो है महान झीलों के क्षेत्र से निकलती है। महान झीलों का क्षेत्र आपको मालूम है, 5 झीलें पाई जाती है यहाँ पर। उन झीलों से निकल करके ये नदी कहाँ जाती है? थोड़ा सा उत्तर पूर्व की ओर बह करके कहाँ गिर जाती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। एक और नदी है यहाँ पर, यूकन नदी। यूकन नदी जो है अलास्का में पाई जाती है। इसको अलास्का नदी या यूकन नदी भी कहा जाता है। यूकन का पठार हमने पढ़ा था यहाँ पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की थी, हमने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की देख ली, यूरोप और एशिया की देख ली। अब बाकी है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की नदियों की बात कर ले तो विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, जिसका नाम है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी का खिताब नील नदी के पास है, जिसकी लंबाई 6,690 किलोमीटर है। 6,690 किलोमीटर बहने से पहले ये नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील कहाँ पड़ती है? 2 देश है, युगांडा और तंजानिया। युगांडा और तंजानिया के मध्य एक झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से निकल करके ये नदी आगे बढ़ती है, टंगानिका झील में आती है, फिर न्यासा झील में आकर के, और एक विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी में ये नदी बहती है। विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी में बहने के बाद ये नदी यहाँ आकर के मुहाना बनाती है और भूमध्य सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। इस नदी को नील नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? अच्छा, इस नदी के बारे में 2 बातें और ध्यान रखना। इस नदी पर 1971 में मिस्र में आसवान बांध का निर्माण किया गया था। आसवान बांध, ये याद रखना आप, आसवान बांध का निर्माण 1971 में किया गया था। साथ ही साथ एक झील का भी निर्माण किया गया था, उसको नासिर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आसवान बांध के पास ये नासिर झील पाई जाती है। तो ये दोनों चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी बड़ी नदी की बात कर लें जो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। उस नदी का नाम है कांगो नदी या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है, दूसरी लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 4,371 किलोमीटर है। ये नदी कहाँ से उद्गमित होती है? कांगो से ही ये नदी निकलती है। कांगो में 2 नदियाँ हैं, लुआलवा नदी और लुआलेवा नदी। दोनों नदियों के मिलन से इस नदी का निर्माण होता है और ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, यहाँ से ये नदी उद्गमित होती है और ये ऊपर जाएगी पहले, यानी कि उत्तर की तरफ जाएगी। उत्तर की तरफ जाने के बाद पश्चिम की तरफ बहेगी। पश्चिम की तरफ जाने के बाद फिर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई वापस भूमध्य रेखा को काट देगी। तो ये नदी इस प्रकार भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने के बाद ये नदी कांगो देश में एक लिविंगस्टोन जल प्रपात का निर्माण करती है। लिविंगस्टोन जलप्रपात इस पे बनाया गया है, बांध कह सकते हैं इसको। इस बांध के निर्माण के बाद ये नदी किस में मिल जाती है? अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। याद रखना,
कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 4371 किलोमीटर लंबी है। लिविंगस्टोन बांध इस पर बनाया गया है और अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। इसके बाद नाइजर नदी की बात कर ले। ये नाइजर नदी है। यहाँ एक देश है गिनी। गिनी देश की लोमो पहाड़ियों से निकल करके ये नदी, लोमा पहाड़ियों से निकल करके यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती है। सबसे पहले उत्तर पूर्व की ओर बहेगी, उत्तर पूर्व की ओर, और फिर वहाँ से यू टर्न लेगी और यू टर्न लेने के बाद दक्षिण और पश्चिम की ओर ये नदी बहती है। दक्षिण पश्चिम की ओर नदी बहते हुए ये गिनी से निकल करके माली, एक देश है यहाँ पर माली, माली के बाद नाइजर और फिर नाइजीरिया में यह नदी प्रवेश कर जाती है। नाइजीरिया में प्रवेश करने के बाद ये नदी गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। 3 नदियाँ हो गई है। पहली नील नदी सबसे लंबी नदी, दूसरी लंबी नदी 4371 किलोमीटर कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लोमा पर्वत गिनी देश से निकल करके ये नदी माली, नाइजर और नाइजीरिया में होकर के गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। एक और नदी है जेम्बेजी नदी। जेम्बेजी नदी जो है छोटी नदी है और ये मोजाम्बिक देश से बह करके कहाँ गिर जाती है, हिंद महासागर में विलीन हो जाती है। मोजाम्बिक चैनल कहते हैं इसको, मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश के बीच में मोजाम्बिक चैनल कहते हैं इसको, हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहाँ पे ये गिर जाती है। लिम्पोपो नदी की बात की जाए तो लिम्पोपो एक इम्पोर्टेंट नदी है जो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है इसके बारे में भी। मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटने वाली नदी, उसका नाम क्या है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, ये नदी कहाँ से निकलती है, ये नदी निकलती है दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से निकल करके, यहाँ से निकलती है जोहानसबर्ग से निकल करके बोत्सवाना होती हुई मोजाम्बिक देश में वापस हिंद महासागर में ये नदी मिल जाती है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की कुछ नदियाँ थी। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग, चीन का शोक हांगो नदी, और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, यूरोप की जो है रीढ़ की हड्डी राइन नदी, और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी, हुअर और जो है बोल्डर बांध कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण यह नदी करती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इसके अलावा कांगो नदी 2 बार काटती है विषुवत रेखा को, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है मकर रेखा को, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मर्रे और डार्लिंग 2 नदियाँ पाई जाती है। दोनों नदियाँ संगम मिल करके सबसे बड़ी नदी बन जाती है। 3750 किलोमीटर, 3750 किलोमीटर ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदियाँ हैं, मर्रे और डार्लिंग। जो डार्लिंग नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, वहाँ से निकलती है। और मर्रे नदी भी उत्तरी छोर से इसके निकलती है। दोनों नदियाँ मिल करके तस्मान सागर में गिर जाती है। तो ये विश्व की इम्पोर्टेंट नदियाँ थी। विश्व की इम्पोर्टेंट नदियाँ आज हमने देखी है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप हमको कमेंट में जवाब दें, नहीं आई है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।